हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मेरा नाम विशाल बंसल है और मैंने कुछ वीडियोस आपको पॉइंटर्स और फंक्शंस पे दिए हैं ऑलरेडी। आज हम एरेज टॉपिक को लेकर आए हैं। हमें एरे को समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और हमने उसकी वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज किया है। जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मेमोरी के अंदर इंटीजर होने की वजह से 4 बाइट्स मेमोरी को ने एलोकेट की हैं ए वेरिएबल के लिए और उसकी इनिशियल वैल्यू 10 है। मींस ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकता है। बट अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ को इंटीजर टाइप को स्टोर करके उसमें कोई कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन करनी है ग्रुप ऑफ डाटा के ऊपर, तो उस कंडीशन में हम लोग एरेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और हमें क्लास की एवरेज निकालनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक तरीका तो ये है कि 5 वेरिएबल्स बनाएं, उनको ऐड करें और उनकी एवरेज निकालें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम उसका एरे बना लें। अगर हम एरे नहीं बनाते, नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करते हैं और अगर हमारे एरे का साइज़ या डाटा का साइज़ बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो उस कंडीशन में हमें वेरिएबल्स के नाम मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामेटिकली, और साथ में हम लोगों को चीज़ों को कैलकुलेट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बट अगर हमारे पास एरेज हैं तो हम एरेज के थ्रू बड़े साइज़ ऑफ डाटा को भी हैंडल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बड़ा साइज़ की बात कर रहा हूँ, वेरी बिग साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। वेरी बिग साइज़ के अंदर हमारे पास आगे जाकर हम देखेंगे कि बहुत अच्छे डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं जो डाटा को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। बट अभी हम सी में रहते हुए, बेसिक्स में रहते हुए एरेज की बात कर रहे हैं। मीन्स इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि किस तरीके से हम लोग को एक बड़े डाटा की रिक्वायरमेंट रहती है और बड़े डाटा को हैंडल करने के लिए हमें एरे चाहिए होता है। मीन्स एरे बहुत सारे वैल्यूज़ को स्टोर करने में हेल्प करता है। अगर हमें कोई भी एरे बनाना है, उस कंडीशन में हम वेरिएबल नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी साइज़ स्पेसिफाई कर देंगे तो ये उतने ब्लॉक्स का एरे बन जाएगा। मीन्स अब हमारे पास इस सिचुएशन में यहाँ पर हम 5 वैल्यूज़ को ए एरे में स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें 5 वैल्यू स्टोर करनी है, वो ऐसा नहीं है कि मेमोरी के अंदर एक ही ब्लॉक के अंदर स्टोर हो रही हैं। कंपाइलर क्या करता है, वो करता है कि हमें 5 बॉक्सेस दे देता है, जिसका 0th बॉक्स फर्स्ट बॉक्स कहलाता है। हमने यहाँ पर वैल्यू 10 स्टोर कर दिया है। इन द सेम वे हमने यहाँ पर एरे के 4 मीन्स लास्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू 50 स्टोर कर दिया है। अगर हम केवल इतनी ही वैल्यू स्टोर करते हैं और हम प्रिंट एफ करते हैं कि ए के 0 की वैल्यू क्या है, तो हम ए का 0 स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि 0 मीन्स इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मीन्स जो हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है ए, उसके अंदर 5 ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर 5 वैल्यूज़ को स्टोर किया जा सकता है। अभी हमने उसमें से केवल 2 ब्लॉक्स को यूज़ किया है और हम उन 2 ब्लॉक्स की वैल्यूज़ को एक्सेस करके आपको रिजल्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें क्या स्टोर हुआ। हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं, सॉरी हमने %d नहीं लगाया, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि a के 0 में 10 स्टोर्ड है। अगर इन द सेम वे हम यहाँ पर एरे का फर्स्ट एलिमेंट शो करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें जो है गार्बेज दिखाएगा, क्योंकि हमने एरे के फर्स्ट ब्लॉक के अंदर वैल्यू को स्टोर नहीं किया है। तो इस तरीके से हमें क्या है, एरे के सभी वैल्यूज़ को स्टोर करना या सभी वैल्यूज़ में
सभी एलिमेंट्स में वैल्यूज़ को डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने क्या किया, एरे के 5 एलिमेंट्स में वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। यहाँ पर जो आपका 0th एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे है, जिसको हम लोअर बाउंड कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और जो हमारा मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होगा एरे का, उसको हम अपर बाउंड कहेंगे। और यहाँ पे हमारा जो 1 2 3 ये इंडेक्स नंबर चल रहा है, ये इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हम कंपाइलर को ये बता सकें कि इस स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हमारा इंडेक्स नंबर है, बट एरे ऑफ 2 को हम लोग एक एलिमेंट के नेम से स्पेसिफाई करेंगे। 2 इंडेक्स नंबर तो जो है हमें ब्लॉक नंबर बताता है, बट एरे ऑफ 2 जो है ब्लॉक नंबर 2 की वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा, जो हमने यहाँ पर प्रिंटफ में भी देखा कि 0 जो है हमारा इंडेक्स नंबर है और एरे ऑफ 0 में हमने वैल्यूज़ देखी। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ पर एरे के 0 में 10 है और एरे के 1 में 20 है। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर ऐसे इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस कर लें। बट अगर हमें ऐसे ही करना था सॉरी, तो उस कंडीशन में हमें एरे की ज़रूरत क्या थी? हम नॉर्मल वेरिएबल्स को A1 A2 A3 A4 A5 लेकर ऐसे कर सकते थे। बट अगर हमारे पास डाटा का साइज 10 20 50 100 या उससे भी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते एरेज के केस में। हमें लूप्स के थ्रू ये काम करना होगा। और देखते हैं कैसे। For I is equal to 0 बिकॉज एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0th एलिमेंट है, I is less than 5 लगाया है, इक्वल टू 5 नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये लूप केवल 4 तक ही चलेगा, क्योंकि एरे का जो अपर बाउंड है वो हमारा 4 है। अब हम यहाँ पर जो है प्रिंट करते हैं एरे को। यहाँ पर इस कंडीशन में ये क्या करेगा, एरे के 0th एलिमेंट को ही 5 बारी दिखाएगा। देखते हैं, हमने इंटीजर डिक्लेयर नहीं किया I, इसने हमें 5 बारी ही एरे का 0th एलिमेंट दिखाया है। बट अगर हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को I कर देते हैं, I जो है हमारा 0 to 4 चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर भी 0 की जगह पर %d लगाकर I स्पेसिफाई कर देते हैं। ये वाला I जो है इंडेक्स नंबर के हिसाब से यहाँ पर प्रिंट होगा और इस %d के अंदर एरे की ith वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा। अब हम रन करते हैं, हमें दिखता है कि ये हमें जो हमने ऊपर 5 वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ किया था एरे की, उनको डिस्प्ले कर रहा है। जब हम इनिशियलाइज़ की बात करते हैं तो उस कंडीशन में एक तरीका ये है कि हम एरे को इनिशियलाइज़ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि हमारे एरे का साइज़ जो है 5 एलिमेंट्स का है, तो हमें उस कंडीशन में इन स्टेटमेंट्स को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कंपाइलर को अंडरस्टूड है कि एरे के 0th एलिमेंट में 10 गया है एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू जो है उसकी 50 है, जो कि 4th एलिमेंट है। अब हम रन करते हैं तो अगेन हमें सेम रिजल्ट दिखता है। बट अगर हमें एरे को इनिशियलाइज नहीं करना और हम केवल एरे को इनपुट करना चाहते हैं यूज़र से, तो उसके लिए भी हमें अगेन एक फॉर लूप चलाना होगा। फॉर लूप चलाकर हम लोग क्या करेंगे, printf a का ith एलिमेंट की वैल्यू को आप इनपुट करें। एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया हमने। और scanf के अंदर भी हम क्या करते हैं,
एरे की ith वैल्यू को स्कैन करवा लेते हैं। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, पहले हमें स्क्रीन पे ये दिखाएगा कि एरे का 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू इनपुट कीजिए और स्कैनर क्या करेगा, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को हमें इनपुट करवा कर दे देगा। आओ देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ की है, एक मिनट। यहाँ पे हमने गड़बड़ की है कि यहाँ पे कोमा आई नहीं लगाया। आई मीन्स जो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली परसेंटेज डी की वैल्यू आनी है वो हमने स्पेसिफाई नहीं की थी। रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ए के 0th एलिमेंट में वैल्यू डलवा रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि 11, 22, 33, 44, 55 सम रैंडम वैल्यूज़ डाल दी। मैंने यहाँ पे वैल्यू इसलिए चेंज की कि आपको ये पता चल सके कि जो हमने वैल्यूज़ को इनिशलाइज किया था वो वाली वैल्यूज़ स्कैनफ की प्रोसेस के अंदर ओवरराइट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने वैल्यूज़ इनपुट की थी वो दिखा रहा है। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम लोग एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और एरे को कैसे इनिशलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फॉर लूप के थ्रू एरे को इनपुट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, जो हमने यूज़र ने इन 5 वैल्यूज़ को इनपुट किया है और आप उनका सम निकालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सम एक वेरिएबल ले लेंगे, माई सम ले लेते हैं, जिसके वैल्यू को हमने इनिशियली 0 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस लूप के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई लगा देते हैं। सॉरी, माई सम नाम है हमारे वेरिएबल का। और अगर अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं प्रिंटफ के थ्रू, माई सम इज परसेंटेज डी कोमा माई सम। हमने यहाँ पर देखा अब कि हमने कैसे यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट करवाया। इनपुट करवाने के बाद उसको डिस्प्ले करवाया अलोंग विद इट्स इंडेक्स नंबर, और साथ में उन्हीं वैल्यूज़ को हमने माई सम वेरिएबल में स्टोर करवाया। और आफ्टर कंप्लीटिंग द लूप जो फाइनल वैल्यू ऑफ माई सम बनी थी हमने उसको डिस्प्ले करवाया। इस प्रोग्राम में एरेस इनपुट करना, डिस्प्ले करवाना, उनको आगे फर्दर कैसे कैलकुलेशन की जाती है लूप यूज़ कर वो सारा किया है। जब हम एरेस की बात करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ डाटा की बात करते हैं, और जब हम ग्रुप ऑफ डाटा की बात करते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस भी करने होते हैं, जैसे किसी वैल्यू को सर्च करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, इंसर्ट करना, सॉर्ट करना। ये सारे ट्रांजैक्शंस भी हमें एरेस के अंदर आने चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मेरे पास इसी लिस्ट में मैं आपको जो है सभी वीडियोस को धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे लिखिए, बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और बेटर वीडियो आपको तक पहुंचा सकूं। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।